जस्ट अ मिनट। Okay, so can we start the class now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बोरेक्स बीट टेस्ट के बारे में काफी डिटेल्ड डिस्कशन किया था। तो आई होप कि अगर आपको ये समझ में आया हो कि बोरेक्स बीट टेस्ट के पीछे की केमिस्ट्री क्या है, तो यू विल सर्टेनली एटलीस्ट मस्ट हैव स्टार्टेड फीलिंग कि भाई रिएक्शंस में इतना ब्लाइंड रटाफिकेशन नहीं होता, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होते हैं रिएक्शन में। तो अगर आपको वो बोरेक्स बीट टेस्ट की केमिस्ट्री समझ में आई हो या समवन हैव रिवाइज्ड द नोट्स, यू कैन इजीली रियलाइज कि क्वालिटेटिव एनालिसिस भी प्रीटी मच लॉजिकल बनाया जा सकता है। हम इसे जरूर देखते हैं कि बच्चे कहते हैं यार बहुत कुछ याद रखना है, बहुत कुछ याद रखना है, बट अगर एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास हो, फॉर एग्जांपल कौन से ट्रांजिशन मेटल आयन का कलर कौन सा होगा और वो कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या कलर दिखाएगा, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। क्योंकि इतना बेसिक फंडामेंटल तो आपने तब भी सीखा था ऑर्गेनिक में जब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते। आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज मिथ, इथ, ब्यूट, प्रॉप, आपको पता होना चाहिए इंग, आइन। तो ये फंडामेंटल्स इनऑर्गेनिक में भी यूज हो रहे हैं कि मैंगनीज +7 स्टेट में हो तो पर्पल होगा, क्रोमियम +6 स्टेट में हो तो वो ऑरेंज, रेड या येलो कलर का हो सकता है, कॉपर 2+ के सॉल्ट्स ब्लू कलर के होंगे, निकल 2+ लाइट ग्रीन होगा। बोरेक्स बीट टेस्ट में और रिड्यूसिंग फ्लेम में मेटल अपना लोअर स्टेट में और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हायर स्टेट में है, अकॉर्डिंगली उसका कलर का ट्रांजिशन डिफरेंट, और मतलब कलर की जो कलर है उसका, दैट इज डिफरेंट कलर्स इन द डिफरेंट फ्लेम द सेम मेटल आयन कैन शो। तो उसका आपको अगर बेसिक आइडिया हो तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि इनऑर्गेनिक का भी ये मिथ टूट जाता बच्चों का कि ये इतना भी रट्टाफिकेशन नहीं है जितना हम लोग पहले से मान के बैठे हो। इन द सेम वे हमने माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट की डिस्कशन कर रहे थे, और माइक्रोकॉस्मिक बीट सॉल्ट के लिए हमने कुछ स्टार्ट में लिखा जरूर था, बट दैट वाज नॉट फुली एक्सप्लेन टू यू। सो आई एम कंटिन्यूइंग द प्रेजेंट टॉपिक फ्रॉम द माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं अभी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, सो डाउट्स में बाद में लूंगा। ठीक है सर। माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है क्या, व्हाट इज माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट? हमने इसका फॉर्मूला भी लिखा था, दैट इज सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट विद 4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके लिए हमने सिंपल सा एक टेक्निक सोची थी कि भाई फॉस्फेट का चार्ज -3 है, इसको हमने ग्रुप 1 के केटायंस सप्लाई करने, दैट इज 1 इज H पॉजिटिव सोडियम प्लस, और सोडियम प्लस के नीचे पोटेशियम पॉजिटिव है जिसकी केमिस्ट्री सेम अमोनियम जैसी है। So H positive, sodium plus ammonium positive. So these are the 3 cations which are present over here. और क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ water of crystallization है, so like many other salts which have some water of crystallization, when you heat it, it will swell. जिन कंपाउंड्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उन सबकी तो नहीं, बट मेजॉरिटी में उनकी ये प्रॉपर्टी होती है जनरली कि जब आप उसे हीट करोगे वो स्वेल करेगा। अब अगर ये स्वेल करेगा तो बनाएगा क्या? तो यहां से अब आप देखो क्या होता है, व्हेन आई हीट इट इन ए फ्लेम, बंजर बर्नर की कोई भी फ्लेम ले लो, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, कोई भी फ्लेम, जब आप इसे हीट करते हो, जैसे ही ये वाटर वेपर्स क्रिस्टल लैक्टिस में से निकलेंगे तो ये साथ के साथ इस कंपाउंड के साथ हाइड्रोलिसिस भी होगा। अब जब यहां पर बात उठी है हाइड्रोलिसिस की, तो किस तरीके से हो रहा है, हैव ए लुक। सबसे पहले सोडियम केटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ये आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हो।
वहां पे हमने पढ़ा था कि अल्कली मेटल्स में सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और ग्रुप 2 में बेरियम 2+, दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस क्योंकि इनमें सफिशिएंट आयनिक कैरेक्टर है। तो अगर यहाँ पे किसी आयन का हाइड्रोलिसिस होगा तो सिर्फ अमोनियम आयन का ही होगा। तो सबसे पहले व्हेन यू हीट इट, तो ये जो अमोनियम आयन है, इट विल रिलीज अमोनिया एज ए गैस, अमोनिया गैस बनकर निकलेगी। अब यहां पर क्या हो रहा है, जब अमोनिया गैस बनकर निकलेगी तो यहां बता सकते हो कितने H रिमेनिंग बच गए। यहां पर अमोनियम में से अमोनिया गैस बनकर रिलीज होगी तो एक H यहां पर और एक H, and then it will remove, there will be 2 hydrogen, remove 1 oxygen as water within it। अमोनिया गैस बनके निकली तो इसमें एक H रह गया, वो H और ये H, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, they will release as water। so total ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए। अब चेक करो यहां पर पीछे क्या बचे, जब यहाँ पे वेरी गुड NaPO3। IUPAC नेमिंग में आपने ये पढ़ा था, डू यू नो रिमेंबर द नेम ऑफ दिस एसिड? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड। अगर मैं किसी एसिड के एक मॉलिक्यूल में से इफ आई रिमूव वाटर, अगर मैं किसी एसिड के एक मॉलिक्यूल में से इफ आई रिमूव वाटर, अब जो पीछे बचेगा वो चेक करके बताओ क्या है फॉर्मूला। रिमूव 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, आई विल गेट HPO3। और हमने IUPAC नेमिंग में ये सीखा था BIN वाले चैप्टर में कि अगर ये फॉस्फोरिक एसिड है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मॉलिक्यूल में से एक वाटर रिमूव कर दो, जो बचेगा उसके नाम के आगे प्रीफिक्स ऐड होगा मेटा, सो दिस विल बी कॉल्ड एज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। BIN चैप्टर की रिवीजन, फॉस्फोरिक एसिड है तो अगर किसी एक एसिड में से हमने वाटर रिमूव किया और जो ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का यहां है वही यहां रहेगा, तो जो प्रोडक्ट एसिड बनेगा उसका नाम वही रहेगा बट प्रीफिक्स मेटा ऐड होगा। दिस इज अगेन एसिड, it can lose H positive because it is an acidic, when you dissolve it in water it can produce H plus ion, so HPO3 it will lose to form H positive and PO3 minus। तो अब इसका नाम क्या बन जाएगा, अगर ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है तो ये उसका ऑक्सी एनायन है, इट इज मेटाफॉस्फेट। मेटाफॉस्फेट, तो यहां भी अपने पास सोडियम पॉजिटिव PO3 माइनस है, सो इट इज मेटाफॉस्फेट। सोडियम मेटाफॉस्फेट, बिल्कुल ठीक, सोडियम मेटाफॉस्फेट। सो नंबर 1, ammonium ion is participating in the reaction, it is removing ammonia gas, इसका छोड़ा हुआ एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम इट, so remaining 4 and 1 what 5 molecules of water will be leaving out, you will be left with sodium metaphosphate, it has glassy bead, it looks like transparent glassy bead, transparent glassy bead। तो हमने करना क्या है, सपोज मेरे पास कोई सॉल्ट है, अभी मैंने माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट लिया, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का ये जो पाउडर है इसको प्लैटिनम वायर की लूप में फिट कर दिया। अब मैं इस प्लैटिनम वायर के इस लूप के अंदर जितना भी ये सॉल्ट फंस गया, whatever the quantity of the salt is present in this loop, it is introduced in the flame of the Bunsen burner। और यूजुअली चाहे फ्लेम टेस्ट कोई भी हो, बोरेक्स बीट टेस्ट हो, चाहे माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट हो, हम हमेशा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करते हैं। अब हम करेंगे क्या, द मोमेंट आई विल एड दिस सॉल्ट विच इज इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में आपका सॉल्ट है, आपने उसको प्लैटिनम वायर में लूप में फिट करके अब इसके अंदर इंसर्ट कर दिया ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, आउटर सेक्शन ऑफ द फ्लेम, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो अब ये स्वेल करेगा, द मोमेंट दिस अमोनिया एंड वाटर लीव्स,
this glassy bead is formed in this. अब उस ग्लासी बीड के साथ मैंने क्या करना है, जिस सॉल्ट के केटायन को डिटेक्ट करना है. अब सपोज ये तो मेरे पास माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट था. अब मेरे पास एक नई डिश है, नई डिश में मेरे पास सॉल्ट है, लेट्स से कॉपर ऑक्साइड या कॉपर कार्बोनेट, कोई भी ले लो. अब मैंने इसी जो ग्लासी बीड यहां बन चुकी है प्लाटिन, इस लूप के अंदर जो ग्लासी बीड इसकी बन चुकी है, उस बीड को मैंने इस सॉल्ट के साथ टच कराना. I will touch this loop, I will touch this platinum wire with this salt and I will reinsert it in this flame. Step number 1, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट में आपने अपना पाउडर की एक पेस्ट बनाई हुई है, थिक सी पेस्ट. उस थिक सी पेस्ट को आपने, ताकि थोड़ा सा 2-4 बूंदे पानी रख दो ताकि हल्का सा ये पेस्ट के अंदर फिट हो जाए. आप उसे हीट कर दो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ द बीड. यहां भी एक सॉल्ट की एक सेमी सॉलिड पेस्ट के साथ इस बीड को, जो भी बीड यहां बन गई, उसको टच करा के यू हैव टू रीइंसर्ट इट एंड इट हीट इट काफी समय तक. अब होगा क्या, आप किसी भी सॉल्ट को जिसका ऑक्सी एनायन कार्बोनेट हो, सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, ऑक्सालेट हो, कोई भी ऑक्सी एनायन जिसके अंदर ऑक्सीजन जरूर होगी, तो जब आप इसे फ्लेम में हीट करोगे, ये फाइनली डिकम्पोज करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड. अब जब ये डिकम्पोज करेगा, ये बनाएगा CuO एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और जो ग्लासी बीड के अंदर NaPO3 है, इट विल रिएक्ट विद दिस, इट विल फॉर्म NaCuPO4. नाउ जैसे ये फॉस्फेट बनेगा, सोडियम क्यूप्रिक फॉस्फेट, इसके कारण इस बीड का कोई ना कोई कलर होगा, बट कलर उसी कलर का फॉर्म में दिखेगा जो आपने बोरेक्स बीड टेस्ट में लिखे थे कलर. याद करके बताओ, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कॉपर 2+ के कारण आपको इसका कौन सा कलर याद है, ब्लू. कॉपर 2+, ब्लू. इट विल लुक लाइक ब्लू बीड. बट साथ के साथ कॉपर फ्लेम को कौन सा कलर इंपार्ट करता है, फ्लेम टेस्ट में पढ़ा था, ग्रीनिश फ्लेम. यस. तो अगर आप हॉट बीड रखोगे, हॉट बीड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, हॉट बीड में इट लुक्स लाइक ग्रीन. जैसे ही हॉट बीड से बाहर निकालोगे, इट विल लुक लाइक ब्लू. ब्लू. So it can show a blue color bead at cold after being produced in oxidizing flame. लेकिन अगर कोई पूछे कि कलर किस के कारण आता है, आप बोलोगे जिस भी मेटल आयन को आप डिटेक्ट करें उसके फॉस्फेट के कारण कलर आता है. ध्यान से सुनना, जिस भी मेटल आयन का लैब टेस्ट है उसके फॉस्फेट के कारण कलर आता है. और अगर किसी ने पूछा बीड किसकी बनती है, ग्लासी बीड किसकी बनती है, ग्लासी मतलब ट्रांसपेरेंट बीड, तब आप बोलोगे सोडियम मेटाफॉस्फेट की. सर लेकिन यहाँ पे कलर ग्लासी बीड is due to the formation of metaphosphate and color in the bead is due to metal ion produced finally as metal phosphate. क्योंकि कलर वाली बीड तो आपको यहां मिलेगी, दिस विल प्रोड्यूस कलर्ड बीड. बट अगर ट्रांसपेरेंट बीड पूछे मेटाफॉस्फेट के कारण, एक स्टूडेंट कुछ बीच में बोलने वाला था, शायद वो मेरे कारण चुप हो गया था. हाँ बेटा पूछो. यहाँ पे फॉस्फेट की वजह से कलर आ रहा है, आपने लिखा है कि मैंने जो कलर बीड है इसके अंदर, लेकिन ये तो कॉपर 2+ मेटल आयन के कारण है. बिल्कुल, मतलब मेटल आयन इज प्रेजेंट एज ए फॉस्फेट, कलर इज बिकॉज ऑफ केटायन. अगर मैंने यहां लिखा ना, कलर इन द बीड इज ड्यू टू द मेटल आयन,
यानी कि कॉपर के कारण है, which is produced finally in which form? Finally in form of metal phosphate. You have got it. You got this? मैं क्या कहना चाहता हूं? यस सर। कलर मेटल कैटायन के कारण, बट मेटल कैटायन अकेला नहीं है। मेटल कैटायन सॉल्ट में किस फॉर्म में है? मेटल का फॉस्फेट बन गया। सो कलर इन द बीड इज ड्यू टू द मेटल आयन क्यूप्रिक आयन which is produced, ऐसे लिख लो, which is produced finally as metal phosphate. अब पूछो किसी को कोई डाउट हो? एनी फिर अगर डाउट? हम डायरेक्टली कॉपर ऑक्साइड लेते हैं सॉल्ट के उसमें तो फिर वो मिलता है ना डायरेक्ट। कॉपर ऑक्साइड? अगर डायरेक्ट कॉपर ऑक्साइड मिलता है फिर तो डायरेक्ट रिएक्शन है। कॉपर ऑक्साइड यूजुअली हमेशा तैयार करना पड़ता। ओके सर। ठीक है सर कॉपर ऑक्साइड, सर जो सॉल्ट है सर CuCO3 का, उसको पहले ऑक्सीडाइजिंग, वो जो उसी फ्लेम वो में, जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डाल दो, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, ये डीकंपोज कर जाएगा। सर मतलब रिड्यूसिंग डीकंपोज फ्लेम में करके डालें? कॉपर ऑक्साइड बने। रिड्यूसिंग फ्लेम में डालने का कोई फायदा नहीं है। पहली बात तो उसका क्यों नहीं फायदा? क्योंकि हम जब कार्बोनेट को ऑक्साइड में डीकंपोज करा रहे, वी नीड हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में था। ओके हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जाके ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर इज सफिशिएंट, क्योंकि लास्ट क्लास में अगर आपने फ्लेम के डिफरेंट जोन में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखी हो तो आपने ये देखा होगा कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में टेम्परेचर 1500 डिग्री समथिंग कुछ होता है। यस सर। दैट इज सफिशिएंट इनफ टू अलाउ इट डीकंपोज टू फॉर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड। ओके सर। और अगर सर मतलब कलर पहले देखना है, अगर कलर देखना है तो कलर तो कॉपर +2 के कारण देखना है, क्योंकि कलर फॉर्म में तो कॉपर +2 स्टेट में। अगर आप इसे रिड्यूसिंग फ्लेम में ले जाओगे, ये तो रिड्यूस होके अगर नॉर्मल कॉपर में आ गया, फिर तो या तो ये कलरलेस दिखेगा या फिर कॉपर तांबे का अपना कलर रेडिश टाइप का। ओके सर। और ज्यादातर कलर्ड स्पीशीज हमें तब तक दिखेंगे जब तक मेटल अपनी हाई स्टेट में है, क्योंकि अब आप कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हो। यू नो दैट ट्रांजिशन मेटल आयन शोज कलर बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन्स की Yes, sir. ट्रांजिशन फ्रॉम T to G to Eg, या इनर डी ऑर्बिटल टू हायर डी ऑर्बिटल। तो हम ये चाहते हैं कि मेटल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई ही रखे। सो दैट इज अनदर पर्पस की ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर इतने शार्प या इंटेंस क्यों दिखते हैं, क्योंकि जितनी देर तक इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशंस होती रहेंगी फ्रॉम लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल टू हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल, तभी तक हमें कलर दिखेंगे। ठीक है, Yes, sir. समझ गया सर। ओके। लास्ट कैन आई इरेज इट? और लास्ट में जो आपने लिखा है आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, उसका मतलब? ये जो बीड बनी थी, ये ब्लू कलर की बीड बनी थी, ये फाइनली पहले ये बीड बनी, इस बीड को आपने इस सॉल्ट के साथ टच कराया, टच कराने के बाद इसे आपने कौन सी फ्लेम में हीट किया? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। उसी में तो इसका रिएक्शन, उसी में तो ये रिएक्शन इसके साथ हो रहा है, इन दोनों का। cupric oxide and sodium metaphosphate, they are reacting together in the oxidizing flame to produce a colored bead. So इसलिए लिखा कि blue colored bead at cold का मतलब ये कि आपने बीड बाहर निकाल ली, अब रूम टेम्परेचर पे देख रहे हो, मतलब बीड को फ्लेम में से बाहर निकाल के देखना मतलब कोल्ड। बीड के अंदर देखोगे तो कॉपर 2+ also can produce green color in the flame, तो आपको वही बीड ग्रीन कलर की भी दिख सकेगी। अगर आपने फ्लेम में से बाहर निकाल लिया बीड, it will look like blue. Is that clear? Yes sir, thank you sir. सेकंड स्टेप में हमेशा कॉपर कार्बोनेट ही लेंगे? नहीं, कोई भी सॉल्ट, जिस भी सॉल्ट का केटायन आपको बोरेक्स भी टेस्ट दे सकता हूं। जैसे मैंने क्रोमियम का लिया होता तो चेक करके बताओ, क्रोमियम अगर मैंने लिया होता, क्रोमियम अगर मेरे पास यहाँ +3 स्टेट में होता तो क्रोमियम +3 स्टेट में कौन सा कलर दिखाता? ग्रीन। उस वक्त क्रोमियम 3+ के कारण मुझे ग्रीन बीड दिखेगी। So डिपेंड्स ऑन कि आपने कौन सा सॉल्ट लिया, कौन सा केटायन लिया। इज दैट क्लियर? अब बीड टेस्ट में हम एक और बीड टेस्ट देखने वाले हैं। इनफैक्ट ये सारा पार्ट प्रीलिमिनरी टेस्ट में है, बट ये सब केटायन की डिटेक्शन में है, बल्कि हमारा चैप्टर एनायन की डिटेक्शन है। सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एज फॉर द नाउ, बट आने वाले टाइम में जब केटायंस की डिटेक्शन होगी तब मैं वहां पर ये वाला पार्ट स्किप कर दूंगा। ओके,
Now another bead test, sodium carbonate bead test. Sodium carbonate bead test. माइक्रोस्कोपिक सॉल्ट बीट टेस्ट वो बीट टेस्ट के अंदर ही है। सब कुछ बीट टेस्ट, 3 तरह के बीट टेस्ट हमने पढ़ने हैं, बोरेक्स बीट टेस्ट, सोडियम कार्बोनेट बीट टेस्ट, और जो अभी हमने किया माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट। जितनी डिटेल में यहां पढ़ाया जा रहा ना, उससे कहीं ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन सीधा आता है, व्हाट इज माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, फॉर्मूला पता हो, या फिर सीधा माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट हैज x नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज x? बोरेक्स हैज फॉर्मूला Na2B4O7.10 वाटर, तो सीधा वही पूछा होते वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बता दो। सो क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। आप अगर ये सोच रहे हो ना, नो डाउट हम ये सब कर जरूर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उससे कहीं 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 लोअर लेवल का दिख जाता है, फ्री के मार्क्स वाला क्वेश्चन। ओके, सोडियम कार्बोनेट टेस्ट में हम लोग यहाँ पर किस इंफॉर्मेशन को यूज करने लगे? डोंट फॉरगेट अबाउट दिस, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, मुझे रिवाइज करके बताना है। एंड आई रियली होप कि ऑडियंस इज ऑनेस्ट इनफ कि आप लोग मुझे ये बताओगे बिना पेज पलट के। मैंगनीज इन सम स्टेट शोज पर्पल कलर, 7 +7 मैंगनीज इन प्लस स्टेट शोज ग्रीन कलर, ग्रीन कलर +6। +6 और जो मैंने एग्जांपल्स दिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, क्योंकि ये एनसीईआरटी के कोटेड एग्जांपल्स हैं, इनका नाम पता होना चाहिए। दिस इज मैंगनीट एंड दिस इज परमैंगनीट। MnO2 +4 स्टेट में मैंगनीज प्रोड्यूसेस व्हिच कलर्ड? ब्राउन। ब्राउन, वेरी गुड, शाबाश, ब्राउन। Chromium in +6 state can be either chromate, can be either dichromate. डाइक्रोमेट। तो दोनों में से कौन सी फॉर्म येलो कलर की होगी, क्रोमेट और डाइक्रोमेट? क्रोमेट। Chromate is yellow, chromate is yellow and dichromate is orange red. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सो अब इस बीड टेस्ट में क्या किया जाता है, मैं एक सॉल्ट लूंगा सोडियम कार्बोनेट का, इट इज अगेन डेकाहाइड्रेट, इसे हीट करना है वेरी हाई टेम्परेचर पे, प्लैटिनम वायर में लूप के अंदर फिट कर देना, एंड लिटल पोटेशियम नाइट्रेट की 2-3 ड्रॉप्स इसमें डाल दी जाती है। 2-3 drops of potassium nitrate are added in this salt, और इसे थोड़ा सा पेस्ट बना के प्लैटिनम वायर में फिट करके अगेन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करना है। साथ में अब आपको उस सॉल्ट के साथ टच कराना जिस सॉल्ट को आप डिटेक्ट करना चाहते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैंगनीज का कोई सॉल्ट ले लिया, कुछ भी, लेट्स से MnO। अब मुझे बताओ यहाँ मैंगनीज कौन सी स्टेट में है? मैंगनीज इज प्रेजेंट हियर। मैंगनीज +2 स्टेट में कौन सा कलर होता है? Mn+2 colorless. It is colorless to the light pink, but technically overall it looks like almost colorless. MnO is particularly colorless. अब जब मैं इसे हीट करूंगा फ्लेम में, तो सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा, कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा सोडियम कार्बोनेट, और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट किस पर्पस के लिए लिया है? इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो यहां पर क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, और नाइट्रोजन की हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट इज +5। तो इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज इट। तो मैंगनीज अगर +2 स्टेट में है तो उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कौन सा है? 7 सो इट विल प्रोड्यूस NaMnO4. It will produce this kind of the salt. और मैंगनीज अगर +7 स्टेट में आ गया
तो कौन सा कलर दिखाएगा? पर्पल पर्पल पर्पल। पर्पल पर्पल कलर। ठीक है। और अगर मैंगनीज जरूरी नहीं कि +7 तक ऑक्सीडाइज हो, अगर ये ऑक्सीडाइज होके Na2MnO4 बना दे, अब बताओ यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 +6 इट विल प्रोड्यूस ग्रीन कलर। ग्रीन कलर तो जो कलरलेस फॉर्म थी वो कलर्ड बीड की फॉर्म में दिखेगी, इधर इन दिस फॉर्म, इधर इन दिस फॉर्म। सो सोडियम कार्बोनेट का जो काम है वो बेसिकली सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल उसी तरीके से डीकंपोज करके ऑक्साइड फॉर्म में जाएगा, फिर वो MnO के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके इसे हायर स्टेट में लेके आने का काम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहां पर सॉल्ट लिया होता, लेट से मैंने यहां पर ले लिया Cr2O3, अब मुझे यहां पे बताओ क्रोमियम कौन सी स्टेट में? +3। अब ऐसे इसका काम क्या है, कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो नाइट्रेट्स आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी चीज इसका ये फायदा होता है, जब हम सोडियम कार्बोनेट की पेस्ट बनाते हैं थोड़ा सा, तो नाइट्रेट्स की 2-3 ड्रॉप्स डालने का एक और फायदा होता है कि नाइट्रेट्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। तो पानी के अंदर नाइट्रेट डिसॉल्व्ड फॉर्म में लेके उसको इसके सॉल्ट में डाल के थिक पेस्ट बनाई जाती है, तो हम इसकी सॉल्युबिलिटी का एडवांटेज भी लेंगे। अब इनकी जो थिक पेस्ट बनेगी उसको अपने प्लैटिनम वायर में हीट करना है, प्लैटिनम वायर में डालना है और फिर सॉल्ट के साथ टच करा के फिर से फ्लेम में डालना है। मतलब प्लैटिनम वायर में मैंने इसकी एक पेस्ट ली है, इसके साथ कुछ 2-3 ड्रॉप्स में, मतलब पानी में इसको थोड़ा घोला और 2-4 ड्रॉप्स लेके इसके साथ एक थिक पेस्ट बनाई, उसमें प्लैटिनम वायर डाल के पूरे सॉल्ट को उस लूप में फिट कर लिया और फ्लेम में डाल दिया, लेट इट स्वेल, एंड व्हेन यू विल टच योर बीड विद Cr2O3 you will produce another colored bead, colorless to colored bead भी दिखेगी, from one different color to another different color की bead भी दिखेगी। Do you remember chromium in +3 state which color? chromium का कभी +3 state में color green। अब क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्रोमियम की हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट है +6, तो क्रोमियम +6 में बना रहा है Na2Cr2। आपको ये भी कह सकता कि सर आप ये बना दो Na2Cr2O7। तो मैं आपको ये बताना भूल गया था लास्ट क्लास में, जब भी सोल्यूशन की pH मोर देन 4 होगी, 4 to 5, जब भी pH मोर देन 7 होगी हमेशा क्रोमेट मिलेगा। यानी कि सोल्यूशन की नेचर अगर बेसिक हो तो ये मिलेगा, अगर सोल्यूशन की नेचर एसिडिक हो तब ये मिलेगा। अब ये बताओ सोडियम कार्बोनेट किस मेटल का सॉल्ट है? ये कौन से मेटल के सॉल्ट्स हैं? मेटल। अल्कली मेटल। और अल्कली मेटल के सॉल्ट्स, अल्कली वर्ड का मीनिंग क्या है? अल्कली मेटल के सॉल्ट्स का जो सॉल्यूशन होता है वो किस नेचर का होता है? किस नेचर का होता है? बेसिक। तो ये हिंट है कि इट इज प्रोवाइडिंग द बेसिक मीडियम। अब आप इसको किस फॉर्म में भेजोगे, इसमें या इसमें? ऊपर वाले में क्रोमेट बनाएंगे हम। इट इज एंश्योरिंग द मीडियम की pH मोर देन 7 है, इसलिए क्रोमेट बनवाना है। तो सोडियम क्रोमेट बनेगा विच इज ऑफ येलो कलर। नीचे वाला एसिडिक में बनेगा, नीचे वाला एसिडिक रीजन, एसिडिक मीडियम। सर इसमें ऐसे भी तो देख सकते हैं Na2CO3 का अगर सॉल्ट है तो इसमें कार्बोनेट आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, Na का तो नहीं होगा। वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये हाइड्रोलिसिस बोल एट के pH। आप अगर ये बता रहे हो ना कि सर कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस होगा जिसके कारण pH 7 से ज्यादा होगी, इससे ज्यादा खुशी केमिस्ट्री टीचर को ही नहीं सकती जब आप उसी की जबान बोल रहे हो कि कार्बोनेट आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, सोडियम का तो होगा नहीं। एनायनिक हाइड्रोलिसिस जब होगा, बीड बनते वक्त जब ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस करेगा तो सॉल्यूशन की pH मोर देन 7 हो जाएगी। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो आई एम गोइंग टू नरेट दिस स्टोरी।
सर आपने जो ऊपर रिएक्शन लिखी है उसमें जस्ट अ मिनट, सोडियम कार्बोनेट बीड, जस्ट अ मिनट, sodium carbonate bead is prepared by fusion of sodium carbonate on the platinum wire loop in Bunsen flame. A white opaque bead is formed. If this is moistened and dipped into a little potassium nitrate and then touched with a pinch of the salt to be detected and is reinserted in the flame and heated. It results into the formation of a colored bead. अब कोई स्टूडेंट कुछ बोल रहा था बीच में. यस, स्पीक. सर आपने ऊपर जो NaMnO4 बनाया ऐसा क्यों बनाया, मतलब और कुछ भी तो बन सकता था. कुछ भी बन सकता है. क्रोमियम हायर स्टेट में 6 या 7 किसी में भी जा सकता है. जनरली 6 स्टेट मैंगनीज, सोडियम, सॉरी मैंगनीज, जनरली 6 स्टेट में ग्रीन बीड बनती है, मेजर प्रोडक्ट. नो सर, मतलब MnO4 ये Na2 यही क्यों बनाया, मतलब जैसे कार्बोनेट है उसका भी तो फॉर्मूला भी तो देख ना, फॉर्मूला तो देख. मैंगनीज ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है. गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो ये ज्यादा ऑक्सीजन अब गेन करेगा पहले से. भाई इसकी तो ऑक्सीडेशन होनी, इसमें तो किसी ने रिडॉक्स में हिस्सा लेना ही नहीं. कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, फिक्स. सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, फिक्स. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा. जो ऑक्सीडाइज होगा इट विल गेन ऑक्सीजन बाय द डेफिनेशन, और जो ऑक्सीजन गेन करेगा उसी का ऑक्सीडेशन नंबर हाई स्टेट में होगा. समझ में लगा? यस सर. और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, मैंगनेट, परमैंगनेट, इनके फॉर्मूलाज है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इनके. अब यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है तो मैं उसको सोडियम का एक केटायन देके न्यूट्रलाइज करवा रहा हूँ. अगर ये -2 है तो 2 सोडियम दे रहा हूँ. वो सिंपल फॉर्मूला वाली केमिस्ट्री जो आप बचपन से पढ़ते आए. अब यहाँ क्रोमियम +3 स्टेट में है तो क्रोमियम +6 स्टेट में जा रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, सो इट विल गेन ऑक्सीजन. इसका ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ रहा है, so it is reducing it is oxidizing agent, तो इसकी खुद की रिडक्शन होगी. इज दैट क्लियर? जिसने अभी पूछा था, इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट द आंसर बेटा. ओके सर, तो मैंगनीज वाले में दोनों फॉर्म होते हैं? दोनों हो सकते हैं. अगर आप एक्चुअली इट इज ऑलवेज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी. जो मेन हमेशा ग्रीन कलर की जो ग्रीन कलर लुक्स डोमिनेटिंगली, दैट सिग्निफाइज कि मेन प्रोडक्ट ये है हमारा. ये भी बन सकता है अंडर सम कंडीशन, बट यूजुअली डिजायर, मतलब यूजुअली जो मेजर क्वांटिटी में बनता है वो ये बनता. और +4 कहीं नहीं शो करेगा? नहीं. सर आपने बोला था कि CO कॉपर ऑक्साइड जो है वो अपना हमको प्रिपेयर करना पड़ता है, बनाना पड़ता है. लेकिन सर अगर मेटलर्जी में अगर हम जाएं तो उसकी एक प्रोसेस कम हो जाएगी ना, बेंचमार्क कन्वर्टर वाली. हमको पहले ही CO कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा. पर हमें तो, पर इसको आप मेटलर्जी से कैसे रिलेट कर रहे हो, मुझे वो नहीं समझ हम में. उनको कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं ना. हाँ ठीक है, अब वो तो कार्बोनेट और को डीकंपोज करवा दो, क्योंकि नेचर के अंदर तो मिनरल्स की फॉर्म में ज्यादा मिल रहा है ना मटेरियल, और मिनरल कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिल रहे हैं, मेलासाइड.
एजोराइट, दे आर द ओर्स ऑफ Yes, yes, कॉपर। तो ओर का मतलब क्या है? नेचुरली अकरिंग मटेरियल। तो नेचर में कॉपर मुझे ऑक्साइड की फॉर्म में मिल ही नहीं रहा, वो तो मेलासाइट एजोराइट की फॉर्म में मिल रहा है। तो जब कार्बोनेट की फॉर्म में होगा और अगर आपको एट एनी इंस्टेंट उसको ऑक्साइड फॉर्म में लेना है, डीकंपोज इट। ठीक है। yes. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द लास्ट अवर प्रीलिमिनरी टेस्ट की लिस्ट में हमारे 2 टेस्ट अभी रहते थे। सर लास्ट वाला पैराग्राफ चारकोल कैविटी टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट एंड चारकोल कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट में हम किस थॉट का यूज करने लगे? चेक करके देखो, मैंने रेसिड्यू टेस्ट में जब आपके नोट्स में लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था, तो मैंने कुछ सॉल्ट का कलर बताया था कि जब वो हॉट होते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, जब वो कोल्ड है तो उनका कलर बदल रहा है। चेक करके देखो, ऐसी 2 एग्जांपल कोड की थी। उसको मैंने सॉलिड स्टेट के डिफेक्ट्स के साथ कुछ रिलेट किया था कि अगर समथिंग रेसिड्यू व्हेन इट इज हॉट इट इज ऑफ दिस कलर, बट व्हेन इट इज कोल्ड इट इज ऑफ दिस कलर। Yes. PV+2 and Zn+2 करके बताओ Zn+2 PV कौन plus सा था? Zn प्लस Zn+2 कौन सा पर्टिकुलर नाम बताओ? ZnO जिंक। हमें ये मालूम है कि जिंक ऑक्साइड व्हेन इट इज हॉट इट प्रोड्यूसेस येलो कलर, और अगर आप इसे ठंडा कर दो सो इट प्रोड्यूसेस इट्स कलरलेस, बेसिकली इट्स वाइट बेसिकली। इसी तरह लेड का सॉल्ट व्हेन इट इज हॉट इट लुक्स ब्राउन एंड व्हेन इट इज कोल्ड any someone Yellow. will remember? Okay, Yellow. good. Yellow. तो अब हम इस केमिस्ट्री का यूज करने लगे। सपोज मुझे जिंक आयंस और लेड आयन डिटेक्ट करने हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? एक जब नाम पता लग रहा है चारकोल, तो बेसिकली एक क्यूबिकल कोल का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा। ये कार्बन है, लकड़ी का टुकड़ा, कोला। इसमें चाकू के साथ या पेंसिल्स के साथ या पेन के साथ इसके अंदर एक होल क्रिएट करना है, कैविटी बनानी है। कैविटी बनानी हमने इसके सरफेस पे, ये एक हमने इसके अंदर कैविटी बनाई है। कोक अगर हम यूज कर रहे हैं तो मेटलर्जी आप पढ़ चुके हो, तो कोक विल एक्ट एज डैश व्हिच reducing वेरी गुड रिड्यूसिंग। तो अब हम इस केमिस्ट्री को यूज करने लगे कि अगर मैं किसी तरीके से, फॉर एग्जांपल मेरे पास सॉल्ट है कॉपर का और मुझे कॉपर आयन डिटेक्ट करना है, अगर मैं किसी तरह कॉपर कार्बोनेट को डीकंपोज करा दूं, हीट कर दूं, तो ये डीकंपोज करके क्या बनाएगा? यू टेल मी। कार्बोनेट, ऑक्सालेट, Copper oxide सल्फेट, plus नाइट्रेट, CO2 सब हीट करने पर फाइनली CO plus CO2 क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड CO2। अगर मैं इसको चारकोल में कोक की प्रेजेंस में हीट कर दूं तो कोक का काम CO reducing CO बना निकालना, reducing रिडक्शन agent। करना। तो अब मैं बोलूंगा यू टेल मी, बोरेक्स बी टेस्ट में जो लिखा था वही कुछ। अगर कॉपर +2 स्टेट में है तो कौन सा कलर दिखाएगा? और खासकर जब कोक है तो रिड्यूसिंग फ्लेम यानी कि रिड्यूसिंग कंडीशंस में बताना। ब्लू तो कॉपर +2 का तो ब्लू कलर, लेकिन जब वो फाइनली कॉपर 0 फॉर्म में आ गया तो अपना प्योर कॉपर का अपना कलर क्या था? brown. कलरलेस ब्राउन Brown. या कलरलेस। Brown. मतलब जो उसका एक्चुअल में तो कॉपर इट लुक्स लाइक ब्राउन टाइप, बट आप उसे कलरलेस भी बोल रहे हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अब पर्टिकुलरली कलर नहीं, जो उस मेटल का अपना नेचुरल स्टेट में कलर है वही कलर है। आप उसे चाहे ब्राउन बोल, दैट्स फाइन। बट Okay, जो sir. कलर आपके पास सॉल्ट में कॉपर +2 का कारण था, जो ब्लू कलर था, वो कलर चेंज हो गया। और जो भी टेस्ट कलर चेंज कर रहे हैं, विजुअली आपकी आंखों को ऑब्जर्व हो रहे हैं, दे ऑल आर काउंटेड इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो हमने करना क्या है कि सबसे पहले क्या करना है, मैंने इसमें अपने सॉल्ट को कार्बोनेट की फॉर्म में लेके आना है। अगर तो वो कार्बोनेट की फॉर्म में नहीं है
तो उससे फिर कार्बोनेट बनवाऊंगा, बिकॉज कार्बोनेट्स आर द मोस्ट इजी फॉर्म टू डीकम्पोज। मान लो मेरे पास कॉपर सल्फेट होता, इट्स एनहाइड्रस। अब मुझे पहले तो ये बताओ, इसका कोई कलर होता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का? No color. कलर। वेरी गुड, नो कलर, इट इज कलरलेस। कॉपर सल्फेट को मैं पहले कॉपर कार्बोनेट बनवाने लगा, तो मैं क्या करने लगा, मैंने इस कैविटी के अंदर इस सॉल्ट के पाउडर्ड फॉर्म को भर देना और उसमें कुछ पिंच ऑफ सोडियम कार्बोनेट ऐड करना विद वेरी 2-3 लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वाटर इसलिए ताकि इन दोनों की सेमी सॉलिड सी पेस्ट बन जाए जो इसके अंदर फिट हो जाए। अब मैं इसे हाई टेम्परेचर पे हीट करूंगा, इसे मैं फ्लेम में डाल दूंगा। जैसे मैं इसे फ्लेम में डालूंगा तो इन दोनों की आपस में पहले रिएक्शन होगी, केटायन एनायन एक्सचेंज करवाओ, इसका केटायन इसका एनायन और इसका केटायन इसका एनायन, डू दिस डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या मिलेगा? Na2SO4 और CuC. सोडियम सल्फेट Na2SO. और क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो बेसिकली अगर तो आपका सॉल्ट पहले से कार्बोनेट की फॉर्म में है फिर तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो कार्बोनेट की फॉर्म में नहीं है तो फिर उसको कार्बोनेट फॉर्म में लाने के लिए सोडियम कार्बोनेट विल हेल्प यू। तो आपको अपने सॉल्ट लेना है, इफ इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट देन ऐड सोडियम कार्बोनेट विद द 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उस पेस्ट को यहां भर देना एंड नाउ हीट इट इन द फ्लेम। there will be some reaction, cation anion exchange, and you will get the carbonate of your desired metal, जिसका लैब टेस्ट करना है। अब ये डीकंपोज करेगा और फिर अगला काम किसका होगा? चारकोल का, जिसके लिए आपने बोला चारकोल कैविटी टेस्ट। अब कोक इसे रिड्यूस करेगा, you will finally get coke, you will finally get copper। तो कलर बिकॉज ऑफ कॉपर विल बी रेडिश ब्राउन, उसका अपना कलर, और जो आपका सॉल्ट था एनहाइड्रस वो फाइनली आपको कॉपर के कारण कुछ ना कुछ कलर दिखेगा। सो फाइनली इफ आई राइट हियर a pinch of the salt, if it's not carbonate, is added with sodium carbonate along with few drops of water, and is fed into cavity made in a piece of charcoal, made in a piece of charcoal। तो चारकोल के पीस में एक कैविटी बनानी है, उस कैविटी में आपने अपने सॉल्ट को सोडियम कार्बोनेट के साथ डालना है। सोडियम कार्बोनेट क्यों डाला उसका रीजन आपको अब समझ में आ गया होगा। This mixture is now heated and above set of reaction occurs। So a colorless to colored product corresponding to specific metal ion is used as a basis for its analysis, for its qualitative analysis। कोई मुझे ये भी कह सकता है कि सर अगर आपने ये मेटल इसलिए ली ना क्योंकि इसका रिडक्शन करना बड़ा इजी है, मेटल इज वेरी इजी टू रिड्यूस बिकॉज कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल इज हाई, तो कॉपर तो विलिंगली रिड्यूस हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर सर आपने कोई और मेटल आयन लिया होता जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता, जो रिड्यूस होना नहीं चाहता या जिसके लिए कोक से रिडक्शन करवाना मुश्किल है,
उस केस में हम क्या करेंगे, मैं कहूंगा तब हम कुछ ऐसा करेंगे। आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल, पहले आप इसे नोट करो। सर हमेशा Na2CO3 ही लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल लैब में, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। सोडियम कार्बोनेट को लेना इज वेरी मच बेनिफिशियल। सर CuSO4 की जगह पे कोई और मेटल का सॉल्ट कोई भी हो सकता है, बिल्कुल कोई भी। अगर यहाँ पे कोई मान लेते ऑक्सालेट होता तो भी सोडियम कार्बोनेट के साथ कॉपर का कार्बोनेट बनाते, सोडियम का ऑक्सालेट बनाते। यस सर हमें जो स्टार्टिंग में थी हमें कैसे पता वो कार्बोनेट है? अरे जब आप केटाइन डिटेक्ट कर रहे हो ना, मैंने बोला ना कि ये सब केटाइंस की डिटेक्शन है। आप एनाइन डिटेक्ट कर चुके हो, ये हमें मालूम है कि एनाइन कौन सा है। सर हमेशा वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा? हमेशा हो जाता है, इसमें क्या है। Have you noted? थोड़ा देर रुक जाइए सर। सर आपने CuSO4 और Na2CO3 को मिला के वो दोनों प्रोडक्ट बनाए, वो दोनों प्रोडक्ट मिलके भी तो ये बना सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन करके। अरे भाई साहब, कहाँ की कौन सी दुनिया में बैठे हो। A reactive metal is displacing the less reactive metal, ये तो spontaneous reaction है, कैसे रिवर्सिबल बोल दूं यहाँ पे। A more reactive metal is displacing the less reactive metal, कहां से आ गया ये चीज। और जब आप इतने हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे हो, रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ऑलरेडी हाई है, और पर्टिकुलरली जब ये डीकंपोज होगा वो इस रिएक्शन को तो और फॉरवर्ड में ले जाएगा। रिवर्सिबिलिटी की चिंता मत करो अब। ओके, कैन आई इरेज नाउ? यस सर। यस सर। अब मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसी मेटल होती है जो कि काफी रिएक्टिव है और जो कोक की फॉर्म में रिड्यूस नहीं हो रही, मतलब कोक के साथ जिसको रिड्यूस होना नहीं पसंद। तो नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं जिंक का सॉल्ट ले लेता हूं, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट के साथ जब सोडियम कार्बोनेट को मिला के चारकोल कैविटी में आप फीड करोगे और फिर आप उस पूरी चारकोल कैविटी को हीट कर रहे हो फ्लेम में, तो वंस दिस देयर रिएक्शन विल अकर, प्रोडक्ट बताओ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या क्या बनेगा। सोडियम इज मोर रिएक्टिव मेटल, सोडियम विल डिस्प्लेस जिंक, सोडियम सल्फेट जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट। जिंक इज a reactive metal जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव, सो इट इज नॉट वेरी इजी फॉर इट टू गेट रिड्यूस्ड। बट जिंक कार्बोनेट जब डीकंपोज करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। अब मुझे ये बताओ, जिंक ऑक्साइड को जब आपने फ्लेम में रखा हुआ, कैविटी के अंदर डाला हुआ है और हीट कर रहे हो, तो डू यू रिमेंबर कि ऑन हीटिंग इट्स फ्रॉम विच कलर? येलो। तो मैं बोलूंगा मुझे येलो रेसिड्यू दिख रहा है, और जैसे मैं उस कैविटी को फ्लेम में से बाहर लाऊंगा एंड आई विल अलाउ इट टू कूल डाउन, तो मुझे कलर येलो से क्या दिखेगा, व्हाइट। सो दिस इज अगेन विजुअल चेंज इन ऑब्जर्वेशन फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कलर। सो दिस इज काउंटेड एज वन ऑफ द लैब टेस्ट। सो जिंक ऑक्साइड का जो रेसिड्यू है, दिस रेसिड्यू विल लुक येलो ऑन हीटिंग and turned to colorless upon cooling। नहीं कर रहा कोक से रिड्यूस होना कर, हमें तो कोई ऑब्जर्वेशन चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ, मान लो मैंने लेड का सॉल्ट लिया होता है यहाँ पे, सपोज मैंने ले लिया लेड हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, बताओ चारकोल कैविटी टेस्ट में क्या होगा। What do you think इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा? सोडियम NaOH प्लस लेड कार्बोनेट। लेड कार्बोनेट हीट कर रहे हो, डीकंपोज करके क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड एंड CO2 गैस इज रिलीव।
अब मुझे ये बताओ कि लेड ऑक्साइड का कलर कुछ मालूम है? गर्म करने पे क्या और ठंडा करने पे क्या? ब्राउन टू येलो। ब्राउन टू येलो. So now on heating it looks brown and turned into yellow residue. Upon cooling. सर इसको भी चारकोल कैविटी टेस्ट बोलेंगे? ये सब कुछ चारकोल कैविटी में करवाया जा रहा है. सर कुछ केसेस में पूछो. यहाँ पर अगर हम चारकोल कैविटी नहीं भी यूज करते हैं तब भी स्पेसिफिकली, काम होता. चारकोल कैविटी यहाँ पर एक तरीके का कंटेनर बन गई है जिसमें मैंने मटेरियल फीड किया हुआ. यस सर, ठीक है. बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोक ने अपना काम नहीं भी किया ना, तो वो किसी तरीके की रेजिस्टेंस नहीं है इस टेस्ट में. अगर मेटल कोक से रिड्यूस होकर मेटल फॉर्म में कोई कलर ला रही है, वो भी एडिशनल एडवांटेज है. ठीक है. अब मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि इस केस में कोक ने कोई काम नहीं किया, ऐसे केस में हम एक ऑल्टरनेटिव मेथड और यूज करते हैं विच वी कॉल इट एज चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट. चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट. पर इस टेस्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपको कभी नहीं भूलनी, क्योंकि वो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई मेंस के लिए. अगर आपके पास कोई मेटल नाइट्रेट है, मेटल नाइट्रेट, मुझे आप ये बता सकते हो मैंने मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला MnO3x क्यों लिखा है? व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन नाइट्रेट आयन? NO3 पे पूरा चार्ज कितना है? -x। माइनस कितना? माइनस नाइट्रेट का चार्ज -x। -1. और मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी एनीथिंग, इसलिए मैंने लिखा MnO3. नाइट्रेट का चार्ज पता होना चाहिए. नाइट्रेट -1, नाइट्राइट -1. ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो डे 1 मैंने लिस्ट ऑफ एनायंस लिखवाई थी वो पता होनी चाहिए, उनके चार्ज पता होने चाहिए. आप ध्यान से समझना, जब आप मेटल नाइट्रेट्स को हीट करते हो, अगर इन्होंने दो गैसेस रिलीज कर दी, NO2 गैस एज वेल एज O2, तो ये गारंटी है कि ये मेटल का केटाइन अल्कली मेटल का नहीं है. ये S ब्लॉक में पढ़ाया था. अगर नाइट्रेट्स ने हीट करने पे दो गैसेस रिलीज कर दी, तो फिर ये मेटल आयन अल्कली मेटल आयन तो नहीं है. ये कोई भी मेटल आयन हो सकता है, कोई भी. अब मुझे पहले ये बताओ, इज एनीवन सिटिंग इन द क्लास नो द कलर अबाउट NO2? NO2 गैस का कलर डे 1 में पढ़ा था, रेडिश ब्राउन. रेडिश ब्राउन गैस NO2 का कलर है. नाउ यू टेल मी एनी compound whose anion contains oxygen on heating finally get converted into what? Metal oxide. तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ क्या लिखा? मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है +X. मेटल ऑक्साइड कौन सा बनेगा? फॉर्मूला बना देगा M2OX. तो जनरली नाइट्रेट्स की डीकंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए कि नाइट्रेट्स एक्सेप्ट अल्कली मेटल नाइट्रेट्स, ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस आपने NO2. सिल्वर प्लस के लिए बताया था, सिल्वर प्लस के लिए भी नहीं होता ऐसे. मैं एक्चुअली सिल्वर प्लस इसलिए नहीं अभी बातें करना चाह रहा क्योंकि आने वाले टाइम में हम सिल्वर प्लस के खूब सारे लैब टेस्ट करने वाले हैं. वो बात अच्छी है कि अगर आपने यहाँ याद दिला दिया कि AgNO2 भी ये काम नहीं करता. दैट इज अ वेरी गुड इफ यू रिमेंबर इट. सो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर अगर मैंने कोबाल्ट लिया, लेट्स से कोबाल्ट नाइट्रेट, तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कोबाल्ट कौन सी स्टेट में है जब मैंने कोबाल्ट नाइट्रेट का फॉर्मूला ये लिखा? +2.
तो फाइनली अभी ये रिएक्शन का प्रोडक्ट आप बताओ, जब आपको पता है कि कोबाल्ट यहाँ +2 स्टेट में है, आप फॉर्मूला बताओ क्या लिखोगे, पूरी रिएक्शन लिखो। NO2 plus O2 NO2 plus NO2 plus COO. plus O2 and cobalt oxide. And if I balance it, ये 2, ये half, now it is balanced. अब मैं इसका यूज उठाने लगा हूं कोबाल्ट ऑक्साइड का। अब मैं वापस सॉलिड स्टेट में लेके जा रहा हूं। मैंने किसी टाइम पे सॉलिड स्टेट में आपको ये पढ़ाए थे, कंपाउंड विद द फॉर्मूला AB2O4। याद करके बताओ कौन से, जहां पर A +2 स्टेट में है, B +3 स्टेट में है। वेरी गुड, स्पिनल्स। अगर मैंने इसको कोई ऐसे ऑक्साइड के साथ मिक्स कर दिया जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो, लाइक एल्यूमिना, तो ये बना देगा COAl2O4। बना फॉर्मूला AB2O4। और अगर मेरा कोबाल्ट नाइट्रेट मैंने इस फॉर्म में लिया, और ये जो कोबाल्ट ऑक्साइड है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन निकल रही, इट कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू CO2O3। It can also oxidize to this. So cobalt can be present in +2 state, can be present in +3 state as well. अगर मैंने यहां ले दिया CO2O3 प्लस जिंक ऑक्साइड, फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? एडिशन करो दोनों ऑक्साइड्स की, मिक्स्ड ऑक्साइड्स, ZnCO2O4। क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर तो फिक्स है +2, तो फिर कोबाल्ट को +3 स्टेट में होना पड़ेगा। अगर एल्यूमिनियम +3 है तो कोबाल्ट को +2 में आना पड़ेगा, क्योंकि कोबाल्ट वेरिएबल स्टेट्स दिखाता है। लेकिन हम इस केमिस्ट्री को यूज कर रहे हैं कि जो बनने वाले स्पिनल्स होंगे, उन स्पिनल्स में एक मेटल आयन +3 में होना चाहिए, एक मेटल +2 में। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, जिंक ऑलवेज शो +2 स्टेट, तो कोबाल्ट को +3 में लेके आओ इस सॉल्ट में। लेकिन एल्यूमिनियम का फिक्स है +3, कोबाल्ट का फ्लेक्सिबल है, तो फिर एल्यूमिनियम +3 में, कोबाल्ट +2 में। बट इन शॉर्ट मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि कोबाल्ट का ऑक्साइड किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करने पर ये दोनों मिलके अगर एक स्पिनल बना ले, तो मिक्सचर ऑफ मोर देन 1 ऑक्साइड्स इन द सॉलिड फॉर्म, जो स्पिनल बनेगा उसमें किसी ना किसी आयन के कारण कलर होगा। वो डिपेंड करता है कि स्पिनल के अंदर कौन सा आयन है। मुझे ये पता है कि जिंक +2 हैज फिक्स कॉन्फ़िगरेशन D10, इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मुझे ये बताओ, जब जिंक +2 D10 स्टेट में है, इसका कोई कलर नहीं है, तो अगर मैंने यहां पर आपसे पूछा कि कलर इसका आ रहा है, तो वो किसके कारण आ रहा होगा कलर? कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट के कारण, जिंक के कारण नहीं। अच्छा, एल्यूमिनियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखो और जल्दी से बताओ, एटॉमिक नंबर 13, 3+। येलो कलर और ब्लू कलर मिक्स कर दूं तो एक नया कलर बनता है। बता सकते हो कभी किसने? वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, जिसने भी बताया ग्रीन। येलो में ब्लू मिक्स कर दो, आपको ग्रीन दिखेगा। नाउ हियर केमिस्ट्री कम्स। मतलब कई बार ना मैंने सोचा नहीं होता कि मैं इस लॉजिक से पढ़ाऊंगा, पढ़ाते पढ़ाते आइडियाज आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कोबाल्ट के कारण मैंने कोई कलर बताया होगा? ब्लू। अच्छा, जिंक ऑक्साइड हीट करने पे कौन सा कलर देता है? येलो। जिंक ऑक्साइड इज येलो ऑन हीटिंग एंड व्हाइट ऑन कूलिंग। तो हीट करने पे ये येलो कलर है। और कोबाल्ट के सॉल्ट्स का कलर ब्लू। तो येलो और ब्लू का मिक्सचर क्या मिलेगा? ग्रीन। इज कॉल्ड रीनमैन्स ग्रीन। Here Riemann is the name of the scientist, name of the person who proposed this test. No, it's not actually. Riemann actually क्या है? ये जो जिंक का जो सॉल्ट है ना, Riemann, ये एक्चुअली पेंट इंडस्ट्री में एक केमिकल की फॉर्म में यूज होता है।
विद द नेम ऑफ सम पर्सन रेनमैन। एक रेनमैन का मतलब मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि रेनमैन इज द सम साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस टेस्ट, नो, रेनमैन इज सम पर्सन हु डिस्कवर्ड दैट दिस मटेरियल कैन बी यूज्ड इन पेंट्स, तो उसी के नाम से ये रेनमैन्स ग्रीन कलर। और ये जो कलर है इसमें मुझे बताओ एल्यूमिनियम का तो कोई कलर आएगा या नहीं? एल्यूमिनियम +3 स्टेट में चेक करो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है। एल्यूमिनियम +3 की कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 13 1s2 it has no unpaired electron, so aluminium 3+ has no color। अब कलर किसके कारण आ रहा है यहाँ पे? कोबाल्ट। नाउ इट इज ब्लू called Thenard blue. Thenard is again a name of someone who found it as a usefulness for some other industrial purpose. But basically मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। चारकोल कैविटी टेस्ट करते वक्त कई बार अगर आपका रेसिड्यू कोई ऐसा है जिसका कोई कलर ही नहीं आया, जैसे जिंक ऑक्साइड गर्म करने पे येलो है पर ठंडा करने पे कलरलेस है, व्हाइट है, तो जिन मेटल आयंस का ठंडा करने पे चारकोल कैविटी टेस्ट में कोई कलर नहीं आता, हम उनके लिए क्या करते हैं, सेम टेस्ट परफॉर्म करना है, कोबाल्ट चारकोल कैविटी टेस्ट सेम। सॉल्ट लेने, सॉल्ट लिया, उसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट डाला, फिर हीट किया, फाइनली मेटल को कार्बोनेट की फॉर्म में लेके आए। पर अब की बार आपने अपने सॉल्ट को कोबाल्ट नाइट्रेट से टच करा के उसी चारकोल कैविटी में कोबाल्ट नाइट्रेट की 2-3 ड्रॉप्स डाल देनी, अब उसको हीट करना। तो कोबाल्ट नाइट्रेट से बनने वाला जो ऑक्साइड होगा ना, वो आपके मेटल ऑक्साइड के साथ मिलके स्पेसिफिक स्पिनल टाइप के कुछ मॉलिक्यूल बनाएगा। जरूरी नहीं हर बार स्पिनल बने, एडिशन रिएक्शन करेगा, 2 ऑक्साइड्स की एडिशन, वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें स्पेसिफिक आयन के कारण कलर रहेगा। ये टेस्ट हम तब यूज करते हैं कि अगर मुझे पता है कि मेरे जिंक के पास ऑन कूलिंग इस रेसिड्यू में कोई कलर नहीं है, तो अब हम इसके कारण कलर की डिटेक्शन नहीं कर रहे, इसकी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं कि ये कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ मिलके कुछ ऐसी चीज बनाएगा जिसका कोई ना कोई कलर होगा। बट मैंने लिटरली नहीं सोचा था कि ग्रीन कैसे जस्टिफाई करूंगा, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आया कि कोबाल्ट का तो ब्लू कलर है और जिंक ऑक्साइड हीट करने पे येलो कलर दिखा रहा है, और येलो और ब्लू मिक्स होके वो ग्रीन कलर जनरेट कर रहे हैं। बट द आइडिया इज अगर मैं स्टोरी को नरेट करूं, so we take a pinch of salt to be detected, along with sodium carbonate, and fuse it in charcoal cavity, and allow the mixture, विच मिक्सचर, जिस सॉल्ट को डिटेक्ट करना था, मान लेते हैं कि जिंक सल्फेट को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स किया, इस मिक्सचर को हीट करके आप जिंक ऑक्साइड तक ले आए। अब जो भी फाइनली मिक्सचर बचा उसमें हमने कोबाल्ट नाइट्रेट की ड्रॉप्स डाल देनी। कोबाल्ट नाइट्रेट को पानी में डिसॉल्व करके उसकी 4-5 बूंदे इस मिक्सचर में डाल के अब उसको फ्लेम में री इंसर्ट करके गर्म करना। सो चारकोल कैविटी एंड अलाउ दिस मिक्सचर to be heated along with 4-5 drops of cobalt nitrate, and finally observe color of the residue. Color of the residue. सर Al2O3 का कलर क्या होता है? तू बताएगा। एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन बता, एल्यूमिनियम का टेस्ट, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर बता। +3 बता शाबाश। क्या? हाँ सर, कलरलेस होगा। और अगर आपसे कभी कोई ऐसे रिएक्शन पूछ ले कि मान लेते हैं कि ये कोबाल्ट ऑक्साइड इसी फॉर्म में है,
इसमें जिंक ऑक्साइड ऐड किया तो क्या बनेगा, डायरेक्ट एडिशन दिखा देनी है, कोबाल्ट ZnO2, इसके कारण कलर रिनमैन ग्रीन्स। जरूरी नहीं है कि हमेशा स्पिनल फॉर्म में मिलेगा, अगर मेटल आयन +3 स्टेट में है तो मिल सकता है, अगर मेटल आयन +2 स्टेट में ही है, कोबाल्ट ऑक्साइड इसी फॉर्म में है, फिर डायरेक्ट एडिशन करके बताना है इसको। बट वो कलर आप जस्टिफाई कर सकते हो क्योंकि कोबाल्ट के जो सॉल्ट्स हैं वो जनरली ब्लू कलर के हैं, सर तो ब्लू कलर का सॉल्ट ब्लू कलर का होता है क्या? हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो कोबाल्ट which is in the +2 state here, which is having the blue colored material, जिंक ऑक्साइड का रेसिड्यू गर्म करने पे येलो है, एंड येलो और ब्लू का मिक्सचर हमें ग्रीन मिल रहा है। सो रिनमैन ग्रीन्स अगर बाय चांस आपको ऑप्शन में आ गया तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देना, क्योंकि ये एक्चुअली में इसका ट्रू कंपोजिशन है रिनमैन ग्रीन्स का। इनफैक्ट मुझे इसके लिए नहीं बोलना चाहिए कि रिनमैन ग्रीन इज दिस। ये जस्ट मैंने समझाने की कोशिश की कि स्पिनल्स आर फॉर्म। सर तो अगर यही क्या चीज कलर होगा, हाँ फिर नीचे वाले का क्या कलर होगा? नहीं, इसके लिए स्पेसिफिक कलर है ही नहीं, इसी के लिए कलर तो नीचे वाली का ग्रीन नहीं हुआ? नहीं, वो ग्रीन है, वो ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि रिनमैन ग्रीन्स इसको बोलते हैं। दिस इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल। सर दो मेटल ऑक्साइड का हमेशा से एडिशन कर सकते हैं? दोबारा बोलना। दो मेटल ऑक्साइड का हमेशा से एडिशन कर सकते हैं? प्रोवाइडेड यूजुअली ये तब होता है जब दो सॉलिड्स हैं जिनका ऑलमोस्ट पैकिंग सिमिलर पैटर्न में, वो लाइक उनका सॉलिड सेट में क्रिस्टल लैटिस बिल्कुल एक जैसा है, देन द टू मेटल आयन कैन एंटर इनटू द क्रिस्टल लैटिस ऑफ ईच अदर, तब ये एडिशंस होती हैं यूजुअली। बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आपसे पूछने वाला। अब यहां पर एक टेबल में आप नोट करोगे, जैसे कि अब आप हर बार रिएक्शन लिख के नहीं दिखाओगे, आपसे सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अगर आपके सॉल्ट में जिंक था तो आपको ऑब्जर्वेशन दिखी कि आपको ग्रीन कलर दिखा, एल्यूमिनियम के केस में आपको ब्लू कलर दिखा, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में, चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल जिंक है, जिंक का कोई सॉल्ट है तो आपको फाइनली ग्रीन कलर दिखा, एल्यूमिनियम का कोई सॉल्ट है तो फाइनली आपको ब्लू कलर दिखा। तो यहां पे आप एड ऑन करोगे, अगर यही मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट मैंने लिया होता, पर्टिकुलरली मैंने आपको बोला ना कि चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट हम स्पेसिफिकली उन मेटल आयंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं जो अपना रेसिड्यू फॉर्म में कोई कलर ना दिखाए। जैसे कि एल्यूमिना का Al2O3 का अपना कोई कलर नहीं है। मैग्नीशियम आयन के कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम +2 स्टेट में है, कैन यू राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम 2+ एंड चेक वेदर इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव कलर? क्या इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो अगर मान लो मैंने यहां मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट लिया हो, सोडियम कार्बोनेट पाउडर के साथ चारकोल कैविटी में ऐड करता, हीट करता, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता जो डीकंपोज करके फाइनली मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता। इट इज कलरलेस, बट अब मैं इस केमिस्ट्री को यूज करूंगा, आई एम एडिंग इट विद कोबाल्ट नाइट्रेट, जो कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ हीट करने पे फाइनली मिक्स्ड ऑक्साइड बना देगा, कोबाल्ट MgO2। अगर आपने ये कोबाल्ट, आपका ये जो ऑक्साइड है, अगर ये +3 स्टेट में दिख गया तो ये Mg कोबाल्ट 2O4 बना देगा। अब ये स्पिनल फॉर्मेट में है क्योंकि Ab2O4 कोबाल्ट अगर बनने वाला ऑक्साइड डीकंपोज करके या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके +3 स्टेट में आ गया तो फिर अब ये स्पिनल फॉर्म में बन सकता है। कहने का ये मतलब है कि जब भी कलर आएगा आपके पास, फाइनली वो कलर कोबाल्ट के कारण है, मैग्नीशियम के कारण कलर नहीं है। जिन मेटल आयंस का कोई कलर नहीं होता उनके लिए हम चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट यूज करते हैं। मेन क्वेश्चन इससे रिलेटेड कभी भी नहीं, पहली बात तो इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। अगर कभी कोई क्वेश्चन आया भी तो आपको यह पूछा जाएगा विच आयन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि वो जो मेटल आयन है वो रूम टेम्परेचर पे उसका कोई कलर नहीं होना चाहिए। लाइक जिंक D10 कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड, इट हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने पर ये व्हाइट है, इट हैज नो कलर।
तब हम इसके लिए चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। जिन मेटल आयन का अपना ही कोई ना कोई कलर है, जिनके लिए हमें परफॉर्म ही नहीं करना पड़ता कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, हम उसको प्योर चारकोल कैविटी टेस्ट डिटेक्ट करते, लाइक जैसे कॉपर की एग्जांपल ली आपने, लेड की एग्जांपल ली। तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम अगर है, एल्यूमिनियम +3 कलरलेस है, मैग्नीशियम +2 कलरलेस है, तो कलरलेस मेटल आयंस के केस में आप चारकोल कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म करोगे। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। अगर यही मैं यहाँ पे टिन ले लेता, टिन का कोई सॉल्ट, तो मुझे फाइनली जब कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ जो मिक्स्ड ऑक्साइड बनेगा वो ब्लूइश ग्रीन मिलेगा। मैग्नीशियम के केस में वी गेट अ पिंक कलर, पिंक कलर इज फॉर्म। बट अगेन आई विल से नेवर फील एनी पैनिक बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक। मुझे नहीं लगता कि आज तक, अभी तक या कभी भी इससे रिलेटेड कोई सवाल आया, इसलिए आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप इसके लिए कोई जजमेंटल हो सकते हो, बट दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सर ZNO व्हाइट रहता है, मतलब कलरलेस रहता है, इसलिए अपने ठंडा करने पे तो व्हाइट ही है ना, गर्म करने पे वो येलो। तो इस टेस्ट का फिर फायदा है कि हम गर्म करके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं ना। जिंक ऑक्साइड मेरे पास व्हाइट कलर का आ गया, मान लो मेरे पास ठंडा होने पे जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर का, अगर कोई मुझे कहे कि इसका लैब टेस्ट करना है, मैं कहूंगा अच्छा इसका कोई कलर नहीं है, आपने कहा गर्म करने पे है अदरवाइज नहीं है, तो मैं कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ जब देखूंगा तो अब ये जो रिनमेन ग्रीन मेरे पास बना है, ये तो रूम टेम्परेचर पे मुझे ग्रीन ही दिखेगा। If your salt at room temperature is white, but after reacting with something, it produces color, so it is a visual observation during the test. And something जो color के regarding visual observations है, we count them in the qualitative analysis. We count them into this analysis test. Okay. सर ये टॉपिक जब आप स्टार्ट कर रहे थे, चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, तो आपने कहा बोली कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोबाल्ट नाइट्रेट की हीटिंग इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट नाइट्रेट हीट करने पर क्या बनता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट में बोलूं। क्या आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से नाइट्रेट हीट करने पे 2 गैसेस निकालते, प्रोवाइडेड उस नाइट्रेट का मेटल आयन अल्कली मेटल पता, आपके चैप्टर का बहुत थोड़ा पार्ट ही हुआ है, उस थोड़े पार्ट में जो भी अनइंपॉर्टेंट पार्ट में से कोई क्वेश्चन होगा तब तो कोई पूछ सकता है आपसे। बेसिकली मैं इतना समझाना चाहता हूं कि जिस मेटल आयन का चारकोल कैविटी टेस्ट में कोई विजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं है क्योंकि कोई कलर चेंज ही नहीं हुआ या फिर वो व्हाइट ही रह गया, उन मेटल आयंस के लिए हम चारकोल कैविटी टेस्ट में एड ऑन कोबाल्ट नाइट्रेट कर देते, देन वी परफॉर्म चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। Is that clear to everybody? यस सर। यस सर। फाइनली अब मैं सारे प्रीलिमिनरी टेस्ट आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब आज के टॉपिक में एक नया टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस। क्योंकि जब हम आने वाले टाइम में डिफरेंट एनायंस के कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ेंगे तो हम मेनली 3 तरह के रिएक्शंस को यूज करेंगे। एक तो एसिड बेस रिएक्शंस, एक दूसरा रिडॉक्स रिएक्शंस, तीसरा 2 चीजें दोनों सॉल्युबल है, दोनों रिएक्ट करके एक खास चीज के प्रेसिपिटेट बना दें, और प्रेसिपिटेट उसके बनेंगे जिसकी सॉल्युबिलिटी कम हो। तो हमें आइडिया होना चाहिए कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल नहीं है। इसके लिए आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आज मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में एक फोटो शेयर की है, उसमें मैंने डिफरेंट मेटल आयंस के डिफरेंट एनायंस के साथ कॉम्बिनेशन के साथ, लाइक फेरस आयन है तो उसका कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है, वो एक टेबल की फॉर्म में आपको भेजे। आप उसको ब्लाइंडली नहीं याद करोगे, जो मैं पढ़ाने वाला हूं आप उससे चेक करोगे कि उसको देख के आप बताओगे कि जो मैं बता रहा हूं क्या उससे फिट हो रहा है, उसमें मिलता जुलता है। सो हेडिंग बनाओ सॉल्युबिलिटी चार्ट। सॉल्युबिलिटी चार्ट में क्योंकि हम एनायंस की डिटेक्शन पढ़ने वाले चैप्टर में मेन, तो बेसिकली इसको मैं उसी टेबल की फॉर्म में लिखवा रहा हूं या समझा रहा हूं जो आपकी शीट में है। सो फॉर डिफरेंट एनायंस, लेट्स से आपको कोई बोल दे कार्बोनेट
आर जनरली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? अब मुझे ये पता होना चाहिए कि जब तक कार्बोनेट आयन के साथ अल्कली मेटल के कैटायंस है तब तक वो सॉल्युबल है। अल्कली मेटल के सॉल्ट्स आर वेरी सॉल्युबल, और अल्कली मेटल में ही पोटेशियम आयन आता है जिसकी केमिस्ट्री किस आयन के साथ मिलती जुलती है? पोटेशियम आयन की, अमोनियम आयन। तो जब तक कार्बोनेट के साथ केटायन अल्कली मेटल का है या अमोनियम है वो सॉल्युबल इन वाटर। उसके अलावा कोई भी कार्बोनेट आ गया दे आर इनसॉल्युबल। सो कार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इफ cation is of alkali metal ions and ammonium. Rest of the carbonates are insoluble. Rest of the carbonates are insoluble. अब बात करते हैं कार्बोनेट्स के बाद सल्फाइड्स की। सेम डू, मालूम है डू का मतलब यहां पर मैं क्या बता रहा हूं? डू क्या चीज बता रहा जो ऊपर लिखा है, जो लिखा है वही सेम। यानी कि अल्कली मेटल आयन के साथ सल्फाइड आ गया तो वाटर सॉल्युबल, अमोनियम के साथ आ गया वाटर सॉल्युबल, रेस्ट किसी के आयन के साथ आ गया इट इज इनसॉल्युबल। थर्ड, सल्फाइड्स में तो ऊपर जो आपने लिखा है वो सल्फाइड होगा ना? दिस इज सल्फाइड, सॉरी दिस इज सल्फाइड। देखो क्या लिख रहा हूं, डू मतलब सेम। सेम। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपके सामने ऐसा लिखा बेरियम सल्फाइड तो आप क्या बोलोगे? इज इट वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। इट इज वाटर इनसॉल्युबल, क्योंकि सल्फाइड के साथ केटायन कौन सा है? ग्रुप 1 का तो नहीं है, ग्रुप 1 का तो नहीं, अल्कली मेटल तो नहीं है ना, अमोनियम है, इतना ही काफी है। ग्रुप 2। अगर अल्कली मेटल और अमोनियम नहीं है मतलब ये कोई और मेटल केटायन है तो ये सल्फाइड सॉल्युबल नहीं है। बट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड ऑन हियर, इस डू के साथ, if sulfide is of alkaline earth metal, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इस सल्फाइड को मैंने हाइड्रोलाइज करवा दिया वाटर के साथ, मुझे ये बताओ वाटर में दो आयन है H पॉजिटिव एंड OH माइनस, तो इसके साथ मिलके ये क्या बनना है? ये किसके साथ कंबाइन करेगा? H पॉजिटिव या OH माइनस? पॉजिटिव। विल फॉर्म HS नेगेटिव। जैसे ये सल्फाइड से हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, पर्टिकुलरली जब ये केटायन अल्कलाइन अर्थ मेटल के हों, अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फाइड आर नॉट वाटर सॉल्युबल बट देयर हाइड्रोजन सल्फाइड्स आर वाटर सॉल्युबल। यानी कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर मैंने यहां लिखा होता BaSH ट्वाइस, क्योंकि SH के ऊपर -1 चार्ज है, बेरियम के ऊपर +2 चार्ज है, ग्रुप 2 के सल्फाइड्स तो सॉल्युबल नहीं होते पर उसके हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्युबल होते। सो यहां पर मैं एड ऑन पॉइंट लिखा रहा हूं, इफ सल्फाइड इज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इट इज वाटर इनसॉल्युबल बट हाइड्रोसल्फाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर वाटर सॉल्युबल। However, these two are more important. Now, nitrites और nitrates, ये बच्चों को बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक। All nitrites are generally soluble. All nitrates or nitrites are soluble except silver nitrite. Except silver nitrite. Acetates. All acetates are soluble.
except silver acetate and mercuric acetate. Sixth, chlorides. Seventh, bromides. Eighth, iodides. Extremely important, extremely. मतलब मेनली अगर मेरा बस चलता ना, अगर मुझे पढ़ाना होता, बेसिकली मैं इंडिपेंडेंटली अगर पढ़ा रहा होता, मैं ये सब कुछ नहीं कराता, मैं सिर्फ ये 3 करता, सारी काम की चीज ये। अब एक 9th नंबर पे आएगा, वो भी पढ़ाता जरूर। क्लोराइड्स में राइम की फॉर्म में, क्यों आज सब पंजाबी बीमारी से मरे। पहले ये राइम नोट कर लो। यहां पर क्यों से मतलब, व्हाट डू यू थिंक, क्या गैस मारोगे? कॉपर कॉपर बट कॉपर इन +1 स्टेट, नॉट इन +2 स्टेट। आज सिल्वर, सब एंटीमनी, लेड Pb2+, बीमारी बिस्मथ, मरे से मरकरी इन +1 स्टेट। पर काम की चीज पता क्या है, कॉपर के केस में +1 और मरकरी में +1। इन सब के साथ जब क्लोराइड आएगा वो प्रेसिपिटेट्स बनाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। रेस्ट क्लोराइड्स आर सॉल्युबल। क्लोराइड्स ऑफ दीज मेटल आयंस आर वाटर इनसॉल्युबल। अब यहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं लेड को। लेड का क्लोराइड ठंडे पानी में नहीं घुलेगा, बट गर्म पानी में घुल जाएगा। अगर कभी भी पूरी केमिस्ट्री में आपको कभी भी ऐसी सेंटेंस किसी क्वेश्चन में लिखी आई ना, सॉल्ट इज सॉल्युबल ओनली इन द बॉइलिंग वाटर, समझ लो वो लेड का इशारा है, यानी कि उस सॉल्ट का केटायन लेड है। ये इसकी पेक्यूलियर प्रॉपर्टी है। लेड सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन द हॉट वाटर, दे आर नॉट सॉल्युबल इन द कोल्ड वाटर। तो ये जहां पे जो मैंने सर्कल मार्क किया वो अपने लिए आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो। लेड क्लोराइड is soluble in the boiling water, insoluble in the cold water. बाकी के क्लोराइड्स जो ये मेटल आयंस के क्लोराइड है, दे आर वाटर इनसॉल्युबल, चाहे पानी ठंडा हो गर्म हो कुछ भी। सर कॉपर 2+ भी सॉल्युबल होगा? हाँ, कॉपर +1 होना चाहिए स्पेसिफिकली, 2+ की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। इसी राइम में अब यहां पर ये राइम बहुत शॉर्ट हो जाएगी। क्यों आज मरे, ये राइम यहां पे चली जाएगी। आवाज आ रही है बच्चों? यस। अगेन इस राइम में कॉपर इन +1 स्टेट, सिल्वर का फिक्स्ड है +1, मरकरी इज इन +1। आयोडाइड्स के केस, सो दे आर ऑल इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल ब्रोमाइड। और अगर कभी ये स्टेटमेंट आ गई लेड ब्रोमाइड इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, तो क्या बोलोगे, ट्रू फॉल्स? लेड ब्रोमाइड इज सॉल्युबल इन द हॉट वाटर, lead chloride is soluble in hot water, lead chloride and lead bromide are soluble in cold water, false। ठंडे पानी में अगर कोई soluble नहीं और गर्म करने पे soluble है तो केटायन lead का है हेलाइड्स के साथ। आयोडाइड के साथ बैठेगा लेड के केस में, क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, कोई भी। तो ब्रोमाइड में लेड तो है ही नहीं। मैंने बोला ना कि लेड इस भले स्टेट में नहीं है, पर लेड के साथ कभी ये क्वेश्चन आ भी गया, यहां पर मैं लगा साथ में लिखवा ही देता हूं।
अगर ये PbBr2 होता, इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर ओनली। आयोडाइड के केस में, आयोडाइड के केस में सेम राइम बट सब काट दो। क्यों? आज पंजाबी मरे। लेकिन यहां मैं एड ऑन क्या कर रहा हूं आयोडाइड्स की लिस्ट में? कॉपर +1, सिल्वर +1, लेड के लिए आपने पढ़ ही लिया, हॉट वाटर में सॉल्युबल, फिर कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल। मरे में जब यहाँ पे मरकरी के दोनों, चाहे +1 हो +2 बोथ, ये फर्क एड ऑन होगा, ये एडिशनल पॉइंट। Iodides of these cations are insoluble iodides. सर हम्म, सर इस सब को एक बार रिपीट कर दो तो कैसे कैसे हो गया? कैसे ऊपर कैसे नहीं हो गया, ये इंफॉर्मेशन बताई है, ये इंफॉर्मेटिव है। ऊपर वाला सारा जो है वो इनसॉल्युबल है वाटर में। ये सब इनसॉल्युबल है, लेकिन लेड के लिए क्या बताया है? लेड हॉट का वाटर में क्लोराइड, soluble। लेड ब्रोमाइड, लेड आयोडाइड, they are soluble in the hot water but insoluble in the cold water. सर आपने कॉपर +1 और Hg+1 को सर्कल क्यों किया है? मैंने ये बताना चाहा है कि मरकरी +1 स्टेट में, जब भी मरे बोल रहा हूं मैं मरकरी की +1 स्टेट में बोल रहा हूं कि मरकरी इन +1 स्टेट व्हेन इट फॉर्म ब्रोमाइड, मरकरी इन +1 स्टेट व्हेन इट फॉर्म क्लोराइड, इट इज वाटर इनसॉल्युबल। बट आयोडाइड के केस में चाहे मरकरी +1 हो चाहे +2 हो, यानी कि अगर किसी ने आपसे ऐसे पूछ लिया HgCl2 और Hg2Cl2 विच इज वाटर इनसॉल्युबल, तो आप पहले मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो ना। मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 है, यहाँ +2 है, अब बोलोगे ये इनसॉल्युबल। पता चला? आयोडाइड वाला Pb+1 है। आयोडाइड में अगर ऐसे लिखा आ गया, अब बताओ मरकरी की स्टेट यहाँ चेक करो कौन सी है, +2 और यहाँ +1, और मैंने पूछा इन दोनों में से वाटर सॉल्युबल कौन है, क्या जवाब दोगे? नन, नन ऑफ देम, बोथ आर वाटर इनसॉल्युबल। लेकिन जब क्लोराइड ब्रोमाइड का केस आ गया, इट इज वाटर इनसॉल्युबल, इट इज सॉल्युबल। सर आयोडाइड वाला जो लीड है वो इनसॉल्युबल है, +1 है। हाँ, इट्स मोर लाइक इनसॉल्युबल की ज्यादा हो, जिसके इसमें काफी हद तक सॉल्युबिलिटी बहुत घट जाती है। आंसर +1 या PbCl2 PbBr2 से भी बहुत ज्यादा कम सॉल्युबल है। लेड जब है तो वो +2 सॉरी, लेड +1 तो दिखाता ही नहीं है। सर फ्लोराइड, लास्ट में सल्फेट्स में किस किस के सल्फेट्स इनसॉल्युबल सल्फेट है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लेड, सिल्वर एंड क्रोमियम, they form insoluble sulfate. Insoluble sulfates. अगर फॉस्फेट्स आ गए, फॉस्फेट्स, तो फॉस्फेट्स की लिस्ट में मैंने सब में ये बताया ना कौन कौन से इनसॉल्युबल है। फॉस्फेट में मैं बता रहा हूं कौन कौन से सॉल्युबल है, जिनकी संख्या कम। ओनली सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ जब भी फॉस्फेट आएगा, इट इज वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल फॉस्फेट बस 4 ही है। सर एक बार Br का फिर से बता दीजिए। किसका? ब्रोमाइड का। यस सर। क्यों आज मरे? तो कॉपर, सिल्वर, मरकरी। क्यों से कॉपर, आज से Ag, मरे से मरकरी, बट ऑल आर इन +1 स्टेट। इनके साथ जब ब्रोमाइड आएगा वो इनसॉल्युबल। लेड के साथ अगर ब्रोमाइड आ गया तो सॉल्युबल इन द हॉट वाटर, इनसॉल्युबल इन द कोल्ड वाटर। क्लोराइड यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको कहीं ये मैसेज गलत ना चला जाए, ध्यान से सुनो। लेड का क्लोराइड हॉट वाटर में सॉल्युबल, कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल। ब्रोमाइड लेड का हॉट वाटर में सॉल्युबल, कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल।
आयोडाइड के केस में, स्पेसिफिकली आयोडाइड के केस में लेड ऑलवेज इनसॉल्युबल, ऑलवेज, हॉट कोल्ड का कोई चक्कर नहीं। आई एम रिपीटिंग, क्लोराइड के केस में लेड अगर आ गया PbCl2 सॉल्युबल इन हॉट वाटर ओनली। PbBr2 के साथ आ गया लेड ब्रोमाइड सॉल्युबल इन हॉट वाटर ओनली। इनसॉल्युबल चाहे वाटर ठंडा हो गर्म हो, दोनों में इनसॉल्युबल। और सल्फेट में जो Pb2+ आया है वो भी ऑलवेज इनसॉल्युबल। यार इनसॉल्युबल है, ओके इनसॉल्युबल मतलब इनसॉल्युबल, ठीक है। अब इस लिस्ट को बिल्कुल याद रख के नेक्स्ट क्लास में आना, क्योंकि मैं पहले प्रैक्टिस करवाऊंगा इसके बेसिस पे क्वेश्चंस की। मैं आपके सामने हमेशा दो चीजें रिएक्ट करवाऊंगा। प्रोडक्ट में कुछ बन रहा होगा, आपने बताना प्रोडक्ट में कौन सी चीज प्रेसिपिटेट है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेट्स से मैंने आपके सामने क्वेश्चन ऐसे लिखा, सोच के बताना है, लेड नाइट्रेट रिएक्टिंग विद पोटेशियम कार्बोनेट, प्रोडक्ट बताओ क्या क्या बनेगा। पहले के PbCO3 KNO3। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? हाँ सर, चलो केटायन एनायन एक्सचेंज करो पहले तो। PbCO3 और KNO3। वेरी गुड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड PbCO3। अब प्रोडक्ट में मुझे ये चीज चेक करके बताओ, पहले कार्बोनेट की स्टोरी पढ़ो, क्या लिखी है। कार्बोनेट सिर्फ किसके सॉल्युबल थे? ग्रुप 1 के और अमोनियम। तो क्या ये वाला कार्बोनेट जिसमें लेड केटायन है, क्या ये सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा? इनसॉल्युबल। ये प्रेसिपिटेट बनेगा। अच्छा, नाइट्रेट्स के बारे में आपने क्या लिखा था? नाइट्रेट्स, ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल। और खासकर जब किसी सॉल्ट का केटायन ग्रुप 1 का आ गया ना, अल्कली मेटल का, फिर तो बिंदास होके वाटर सॉल्युबल। अब आप बोलोगे सर ये सॉल्युबल है, इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। और जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है ना, जरा ध्यान से नोट करना, दोनों रिएक्टेंट सॉल्युबल होने चाहिए, दोनों सॉल्युबल है, सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो चेक करो नाइट्रेट्स में आपने क्या लिखा था, कौन से नाइट्रेट इनसॉल्युबल हो सकते, कुछ लिस्ट में क्या? ऑल सॉल्युबल, ऑल आर नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर नाइट्राइट। यस सर। तो ये वाटर सॉल्युबल है, मैंने इसीलिए एक्वस लिखा यहाँ पे। कार्बोनेट्स में क्या लिखे थे, किसके कार्बोनेट सॉल्युबल है? ग्रुप 1 एंड अमोनियम। तो दिस इज वाटर सॉल्युबल, दिस इज वाटर सॉल्युबल। तो जैसे कार्बोनेट बना, जिस कार्बोनेट का ग्रुप 1 का केटायन नहीं था, तो ये वाटर इनसॉल्युबल डिक्लेयर हो गया। तो आप बोलोगे कि सर इसके पीपीटी बन गई। तो आपको अगली क्लास में मैंने यही प्रैक्टिस करवानी, बट बिना लर्न किए नहीं आना क्लास में। जब आपको राइम की फॉर्म में हेल्प दे रहा हूं, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक दिस चैप्टर वेरी इजी फॉर यू। तो आपने क्या काम करना है, जब भी दो रिएक्शंस, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट दो बनेंगे, केटायन एनायन एक्सचेंज करने बस, और देख के बताना है इस चार्ट की मदद से कौन वाटर सॉल्युबल है, कौन वाटर इनसॉल्युबल। रिएक्टेंट का सॉल्युबल होना क्यों जरूरी है? क्योंकि टेस्ट कब दिखेगा, जब सॉल्युबल चीजों में पीपीटी बनेंगे। पहले से ही पीपीटी है तो टेस्ट कब होगा, पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगी। तो हमारी आंखों को विजुअल ऑब्जर्वेशन कब होगी, जब क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन में किसी चीज को मिलाने पर पीपीटी बने। इसलिए ये हमारी आंखों को क्लियर कट देखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबल से इनसॉल्युबल बना दो या फिर किसी इनसॉल्युबल को सॉल्युबल बना दो। इज दैट क्लियर? सो फाइनली आई एम गोइंग टू क्लोज दिस मीटिंग। सर एसीटेट वाले में आपने क्या मैं बोला? क्लास वाइंड अप करूंगा क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है और आपकी भी, और मुझे रेजोनेंस से कॉल भी आ रहा है। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। जिसकी कोई क्वेरी पेंडिंग रह जाए टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देना जरूर, या फिर अपनी क्वेरीज लिख लो। अभी क्लास की स्टार्टिंग होगी तो क्वेरी से स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, गोइंग टू एंड अप द मीटिंग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके।